नमस्कार। बिहार जाति आधारित गन्ना 2022 के प्रशिक्षण कार्यक्रम में आपका स्वागत है। इस मॉड्यूल में हम लोग बिहार जाति आधारित गन्ना के संदर्भ में जितने भी तथ्य हैं उन सभी को देखेंगे। तो बेसिकली ये जो सेशन है पर्यवेक्षक और प्रगणक के प्रशिक्षण के लिए है। तो एक एक करके हम बारी बारी से जितने भी इसमें चीज़ें हैं सबको हम लोग ध्यान से देखेंगे। सबसे पहले अगर हम बात करें तो परिचय की बात करते हैं। तो राज्य मंत्रिपरिषद की बैठक में दिनांक 2/6/2022 को मत संख्या 9 के रूप में राज्य सरकार ने अपने संसाधनों से जाति आधारित गणना कराने का निर्णय लिया है। तो सबसे पहली बात तो ये क्लियर हो जाती है कि ये राज्य सरकार करा रही है, केंद्र सरकार नहीं करा रही है। इसीलिए इसको जो है एक बात का ध्यान रखना है कि हम लोग इसको जनगणना नहीं कहेंगे, सिर्फ जाति आधारित गणना कहेंगे, क्योंकि जनगणना का जो अधिकार है वो केंद्र सूची संघ सूची में आता है, राज्य सूची में नहीं है। राज्य का अधिकार नहीं है जनगणना कराने का, तो इसलिए हम लोग इसको जनगणना नहीं कह के जाति गणना कहेंगे। तो एक बात ये क्लियर हो गया। इसके बाद हम लोग देखते हैं कि इसका जो लक्ष्य रखा गया है 31 मई 2023 तक ये पूरा कर लिया जाना है। ये जो गणना है 31 मई 2023 तक पूरा कर लिया जाना है। 7 जनवरी से ये शुरू हो रहा है। 2 चरण में होगा। पहले चरण में हम लोग मकान का नंबरीकरण करेंगे और दूसरे चरण में वास्तविक गणना करेंगे। पहला जो चरण है वो 7 जनवरी से शुरू होकर 21 जनवरी तक चलेगा और उसके बाद वाला जो है अप्रैल में शुरू होगा। जून में इसका रिजल्ट आ जाना है। उसके बाद जो इसमें देखा गया है कि गणना के समय बिहार के वैसे निवासी जो किसी कारणवश राज्य या देश से अस्थायी प्रवास की स्थिति में हो, चाहे वो पंजाब में हो, हरियाणा में हो या किसी दूसरे देश में चले गए हों, उनकी भी गणना की जाएगी। किसी भी परिस्थिति में बिहार राज्य के वास्तविक निवासी को छोड़ना नहीं। साथ ही साथ अगर किसी दूसरे जगह के निवासी बिहार में अभी 6 महीना से रह रहे हैं तो उनकी भी काउंटिंग की जाएगी इसमें। इस बात का ध्यान रखना है। तो जैसा कि हम लोग अभी देखे थे कि प्रथम चरण में क्या करना है, मकान सूचीकरण के अधीन गणना क्षेत्र का निर्धारण करना है, जो कि 4 लेवल से हो चुका है। आपके प्रखंड स्तर से ये गणना क्षेत्र का निर्धारण जो है हो चुका है। इसके बाद है गृह संख्या का अंकन करना है, प्रगणक करेंगे और संक्षिप्त गृह पंजी तैयार करेंगे प्रगणक। इसके बाद उसी पंजी के आधार पर द्वितीय चरण में वास्तविक गणना का कार्य किया जाएगा। यहाँ तक क्लियर है। इसके बाद हम लोग देखते हैं इसका उसके बाद इसमें जो देखा गया है कि प्रगणक और पर्यवेक्षक जो है गणना के दौरान आंकड़े संग्रहण के लिए जिम्मेदार प्राथमिक गणना कर्मी है, क्योंकि सबसे जो बेसिक कर्मी है यह है प्रगणक। प्रगणक क्या करेंगे, आंकड़ों को संग्रह करेंगे और उसके माध्यम से पर्यवेक्षक उन आंकड़ों को अपने चार्ज रजिस्टर में, जो वीडियोस होंगे उनके चार्ज रजिस्टर में उसको वो जमा करेंगे और उसी आधार पे फिर उसको ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों माध्यम से आगे दिया जाएगा और फाइनल जो ये डाटा होगा बेल्ट्रॉन के सर्वर पे अपलोड किया जाएगा और वहीं से उसको आगे यूज में लिया जाएगा। प्रगणक की जो नियुक्ति की जानी है 700 आबादी पर एक प्रगणक को नियुक्ति किया जाना है, मतलब 150 परिवार के आसपास 150 से 160 परिवार पे एक प्रगणक की नियुक्ति की जानी है। पर्यवेक्षक की जो नियुक्ति होने वाली है 6 प्रगणक पे एक पर्यवेक्षक रहेंगे। किसी वार्ड में अगर 700 से ज़्यादा जनसंख्या है, मान लीजिए वहाँ पे 1000 जनसंख्या है, 1000 है, 1200 है, तो वहाँ पे 2 प्रगणक रहेंगे। इसके बाद हम देख लेते हैं पर्यवेक्षक। पर्यवेक्षक का कार्य क्या है।
तो अपने अधिकार क्षेत्र के अधीन प्रगणकों के कार्य का निरीक्षण एवं पर्यवेक्षण करना तथा प्रगणकों को इस प्रकार मदद करना कि सभी गणना का सभी कार्य निर्धारित निर्देशों और अनुसूची के अनुसार संपन्न हो सके। ये काम है पर्यवेक्षक का। उसके बाद यह सुनिश्चित करना कि कोई भी मकान, कस्बा या क्षेत्र जो है कवरेज से छूटा हुआ नहीं होना चाहिए। और जो सबसे मेन काम है पर्यवेक्षक का कि चार्ज अधिकारी से जितने भी प्रपत्र वो लेकर के आएंगे, गणना कार्य की पूर्ण होने के उपरांत फिर से वो ले जाकर उनको विधिवत जमा करा देना है। यह है पर्यवेक्षक का काम। प्रगणक का काम क्या है कि जो भी आवंटित गणना क्षेत्र है उसका नक्शा और लेआउट बनाना है, मकान का नंबरिंग करना है और दिए गए प्रपत्र और मोबाइल ऐप में निर्धारित कोड के अनुसार आंकड़ों को भरना है। निर्धारित कोड क्या है? तो गणना के पूर्व हर एक जिला को ये कोड दे दिया जाएगा कि आपके जिला का कौन सा कोड है। जैसे अगर हम बात करें अपने फेनहारा ब्लॉक का, तो हमारे जिला का जो कोड है 09 है, इस चंपारण का कोड 09 है। उसके बाद फेनहारा का कोड हो गया 20। इसमें जितने भी पंचायत हैं इन सभी का अपना एक अलग कोड है। उस पंचायत में जितने भी वार्ड हैं, जैसे 12 परसौनी जो है, इसमें 17 वार्ड, 17 ब्लॉक बनाए गए हैं इसको, तो इसका जो कोड होगा 1 से लेकर 17 तक होगा। तो ये सब कुछ कोड है जो आपको गणना से पूर्व मिल जाएगा। उसके बाद किसी भी आंकड़े में किसी भी तरह का छेड़छाड़ या बदलाव नहीं किया जाना है, इस बात का ध्यान रखना है। इसके बाद हम लोग देखते हैं चार्ज, गणना ब्लॉक, उप गणना ब्लॉक का निर्धारण कैसे किया जाएगा इस बारे में। तो सबसे पहले समझते हैं चार्ज क्या है। यहाँ पे चार्ज का मतलब है जो ये जो गणना किया जाना है इसका जो सबसे छोटा इकाई है वो है वार्ड, उसके ऊपर है पंचायत, उसके ऊपर है प्रखंड। तो जितने भी प्रखंड हैं उसको चार्ज के रूप में परिभाषित किया गया, यहाँ पे मान लिया गया। जैसे अगर किसी जिला में 10 प्रखंड है, किसी जिला में मान लीजिए 10 प्रखंड है, तो उसको 10 अलग अलग चार्ज के रूप में माना गया है। जैसे अगर कोई प्रखंड का नाम ए है तो उसको ए चार्ज मान लिया गया, कोई बी है तो उसको बी चार्ज, अगर सी है तो सी चार्ज, डी है तो डी चार्ज। और वहाँ के जो मुख्य अधिकारी होंगे वो ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर होंगे। प्रखंड विकास पदाधिकारी को वहाँ का चार्ज अधिकारी के रूप में माना गया है। यही चार्ज अधिकारी जो हैं जितने भी प्रपत्र होंगे यही आपको मतलब उन्हीं के माध्यम से मतलब प्राप्त होगा और उन्हीं को ले जाके सब कुछ जमा भी करना है। आपका जो सर्टिफिकेट होगा, आपका जो नियुक्ति पत्र होगा, आई कार्ड होगा, ये सब कुछ जो है यही इन्हीं चार्ज अधिकारी के माध्यम से आपको दिया जाएगा। तो ये चार्ज समझ में आ गया। जैसे अपना जो प्रखंड है फेनहारा है, तो हम फेनहारा इसको फेनहारा चार्ज के रूप में मतलब माना गया है। जैसे यहाँ पे अगर देखिए ध्यान से हम लोग, ये मोतिहारी का कोड है इस चंपारण का, देखिए नेम ऑफ डिस्ट्रिक्ट पूर्वी चंपारण, डिस्ट्रिक्ट कोड 09, नेम ऑफ द चार्ज। तो पहला चार्ज क्या है? आदापुर, क्योंकि इस पहला प्रखंड है इसको चार्ज के रूप में माना गया है। दूसरा चार्ज क्या है? अरेराज, इसको भी चार्ज माना गया क्योंकि प्रखंड है। तो ऐसे ही अपना जो प्रखंड है फेनहारा है, तो इसको भी हम लोग एक अलग प्रखंड चार्ज के रूप में माने हुए हैं। चार्ज मानने के बाद इसके बाद क्या देखना हमको? वार्ड और ब्लॉक में सबसे ज़्यादा कंफ्यूजन है। वार्ड क्या है और ब्लॉक क्या है? वार्ड जो है, जो हमारा पंचायत है उस पंचायत में कितने वार्ड होते हैं, तो वो अलग चीज़ है। ये जो वार्ड देखेगा इस चीज़ को ध्यान से देखिएगा कि उसमें बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन है वार्ड में। वार्ड जो है अगर किसी प्रखंड में किसी मान लेते हैं अगर कोई प्रखंड है उसमें बहुत सारे पंचायत होंगे, उन सारे पंचायत में या किसी प्रखंड के किसी पंचायत में, मान लीजिए प्रखंड है हमारा फेनहारा और इसका अगर हम पंचायत ले लेते हैं खानपिपरा, इसमें जो है 17 वार्ड, वार्ड नंबर 1, 2, 3 ऐसे ऐसे मान लेते हैं कितना वार्ड? 17 वार्ड। तो हर एक वार्ड को एक ब्लॉक माना गया है, हर एक वार्ड को एक ब्लॉक मान लिया गया है।
पहले वार्ड को पहला ब्लॉक, दूसरे वार्ड को दूसरा ब्लॉक, तीसरे वार्ड को तीसरा ब्लॉक, चौथे वार्ड को चौथा ब्लॉक। जितने वार्ड है उतना ब्लॉक हो गया वो, सिंपल। कोई भी इसमें कोई एक्स्ट्रा चीज़ नहीं है, जितना वार्ड है उतना हम उसको ब्लॉक मान लिए। हमको इस बात से कोई लेना देना नहीं है कि उस वार्ड में कौन कौन आदमी रहता है, उस वार्ड का आदमी यहाँ है कहीं और है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। वार्ड बस अपने सुविधा के लिए माना गया है कि उसको जब नक्शा पे दिखाए तो हमको पता चल सके कि कहाँ से लेके कहाँ तक ये एक वार्ड का मतलब क्षेत्र है। हो सकता है कि उस वार्ड में, जैसे आपको मान लीजिए 4 नंबर वार्ड मिला है, तो उस वार्ड में 6 नंबर का भी आदमी आके रह रहा हो, तो इससे कोई दिक्कत नहीं है। 4 नंबर आपको जो वार्ड मिला हुआ है उसका एक स्केच आपको देख लेना है कि कहाँ से लेके वो कहाँ तक बेसिकली है। उसके बीच में अगर कोई और वार्ड का भी आदमी रह रहा है तो उससे कोई दिक्कत नहीं है, उसका भी काउंटिंग आप ही करेंगे, क्योंकि इसमें साफ तौर पे ये लिखा हुआ है कि आपके गन्ना क्षेत्र में कोई आदमी अगर जिसका घर भी नहीं है, वो अस्थायी रूप से भी रह रहा है, सब्जी मंडी में पुल पुलिया के नीचे रह रहा है, वो झारखंड का आदमी है कि पश्चिम बंगाल का आदमी है, कहाँ का है, उससे कोई लेना देना नहीं है, काउंटिंग आपको ही करना है। बस एक नक्शा, अब मतलब आपको एक स्केच दे दिया गया वार्ड के माध्यम से, लेआउट बता दिया गया कि लेकिन यहाँ से लेकर के यहाँ तक आपको काउंट कर लेना है। अब इसमें दूसरे वार्ड का आदमी है कि तीसरे वार्ड का आदमी है, उससे कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। ये बहुत लोग को इसमें कन्फ्यूजन था कि अगर मान लीजिए एक ही घर में 2 आदमी के नाम वार्ड नंबर 4 में है, 2 आदमी के नाम वार्ड नंबर 6 में है, तो उसका काउंटिंग कौन करेगा? तो अगर वो घर आपके गन्ना क्षेत्र में आता है तो आप उसके सारे परिवार का काउंटिंग आपको करना है, ठीक है? इस बात का ध्यान रखना है, कोई और आदमी आके वहाँ पे काउंटिंग नहीं करेगा। आपका जो गन्ना क्षेत्र है उसके अधीन में किसी भी वार्ड के आदमी हो उससे कोई लेना देना नहीं है, काउंटिंग आप ही करेंगे, इस बात का ध्यान रखेंगे। तो वार्ड का मतलब बस एक ये बताना था कि आपको कहाँ से लेके कहाँ तक का काउंटिंग करना है, किस घर से लेके किस घर के बीच तक का आपको एक ब्लॉक बना लेना है। ब्लॉक का मतलब आबादी का क्षेत्र बना लेना है जिसको आप नक्शे पे दिखा सकें, उसका काउंटिंग आपको करना है। जैसे अगर हम एक नक्शा देखते हैं, ये एक मैप है, ठीक है। अब ये अगर मान लेते हैं मैप है जिसमें यहाँ से, ठीक है, इसके इधर जो है ये वार्ड नंबर 3 है, ठीक है, और यहाँ से लेकर के यहाँ तक, ठीक है, ये वार्ड नंबर क्या है 4 है, ये पूरा जो है वार्ड नंबर 4 है। तो हो सकता है कि इसमें ये जो घर है, कहीं कहीं साइड वाला कर लेते हैं, मान लीजिए ये वाला जो घर है, ये घर वार्ड नंबर ये 2 था, वार्ड नंबर 2 था, ये 3 था, और इसके नीचे ये वार्ड नंबर 4 है, ठीक है। मान लेते हैं ये जो घर है ये वार्ड नंबर 2 के किसी व्यक्ति का था, उसका ज़मीन था, आप यहाँ पे बना लिया। वार्ड नंबर 2 के किसी व्यक्ति का ये घर हो सकता है, कोई दिक्कत इसमें नहीं है, बना लिया होगा घर अपना। तो क्या हम इसको छोड़ देंगे? नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि चूंकि ये मेरे ब्लॉक में आ रहा है, गन्ना ब्लॉक में आ रहा है, तो इसका भी काउंटिंग हमें को करना है। जो वार्ड नंबर 3 के प्रगणक होंगे वही इसको काउंट करेंगे, 2 वाला वहाँ से कूद के यहाँ पे काउंट नहीं करेगा, ठीक है ना, क्योंकि उसको असुविधा होगी, वो अपने उसका जो गन्ना ब्लॉक अलग है, इसका गन्ना ब्लॉक अलग है। तो गन्ना ब्लॉक आपको जो मिल चुका है, इसी गन्ना ब्लॉक को आपको काउंट करना है पूरा का पूरा। अब इसमें कोई घर वार्ड नंबर 3 का है कि 5 का है कि 8 का है कि पंजाब का आदमी यहाँ पे आके रह रहा है कि हरियाणा का आदमी आके रह रहा है, उससे कोई लेना देना आपको नहीं है। आपका जो गन्ना ब्लॉक मिल चुका है इसमें आप एक भी घर नहीं छोड़ेंगे, इसका आपको बखूबी ध्यान रखना है। एक भी व्यक्ति, एक भी परिवार, एक भी मकान आपको छोड़ना नहीं है, चाहे वो आदमी यहाँ का हो, चाहे वो इंग्लैंड का हो, चाहे ब्रिटेन का हो, उससे कोई दिक्कत नहीं है, कोई लेना देना नहीं है। आपको सबको काउंटिंग करना है, सबके बारे में आपको जानकारी देना है, इस बात का आपको ध्यान रखना है। तो वार्ड समझ में आ गया। वार्ड से हम क्या उसके बाद हम क्या देखें, ब्लॉक। वार्ड नंबर तो 3, ये एक स्केच, रफ स्केच समझिए हो गया। अब जो ब्लॉक है इसी को हम ब्लॉक कह रहे हैं। ये जो हमारा आबादी का जो क्षेत्र है ये हमारा हाउसिंग ब्लॉक हो गया, ये हमारा क्या हो गया है, हाउसिंग ब्लॉक। इसी हाउसिंग ब्लॉक को हम ब्लॉक कहते हैं, जिसको हम लोग नक्शा पे दिखा सकें, ये हमारा ब्लॉक हो गया है। अब अगर इसमें घर की संख्या जो है मान लीजिए ज़्यादा है, 150 से ज़्यादा मकान है इसमें, मतलब 150 से ज़्यादा परिवार इसमें रह रहे हैं, तो एक ही आदमी इसमें कितना कितना काम करेगा। तो इसके लिए क्या किया गया है, आप लोग आधा आधा कर लीजिए, 2 आदमी मिल करके इसको आधा आधा बांट लीजिए कि आधा एक प्रगणक करेंगे और दूसरा वाला दूसरे प्रगणक करेंगे। लेकिन अगर इसकी जो आबादी है 700 से कम है तब तो एक ही प्रगणक ही सारा काम कर लेगा। लेकिन अगर 1500 है या 1200 है, 1300 है, तो आधा आधा करके 2 प्रगणक काम करेंगे।
तो जब 700 से कम रहेगा जनसंख्या, आबादी 700 से अगर आबादी कम है तो उसको जो है सिर्फ एक ब्लॉक माना गया है। तो जितने भी वार्ड है उसको पहले एक एक ब्लॉक मान लिया गया है, और जिस वार्ड में जनसंख्या 700 से ज़्यादा है, उसकी आबादी 700 से ज़्यादा है, उसको उप ब्लॉक में ले लिया गया। उसको क्या कर लिया गया है, उप ब्लॉक मान लिया गया है। जैसे अगर ये ब्लॉक नंबर 1 है और इसका जो जनसंख्या आबादी है वो मान लेते हैं 1000 है, तो इसमें एक तो हो गया इसका ब्लॉक और दूसरा हो गया इसका एक उप ब्लॉक, क्योंकि 700 से एक तो हो गया 700 तक, और फिर 1000 है ना, तो 300 बच गया ना, तो इसको हम मान लिए पहला ब्लॉक और इसको मान लिए उप ब्लॉक। अगर इसकी आबादी 1000 के बदले में मान लेते हैं अगर 1800 होती, ठीक है, तो 700 प्लस में कितना 1100, ठीक है, 700 प्लस में 1100, तो ये हो गया 700 प्लस 700 प्लस 400, ठीक है, 1800 पहुंच चुके हम लोग। तो ये मेरा मेन एक ब्लॉक हो गया, ये पहला उप ब्लॉक हो गया और ये हो गया दूसरा उप ब्लॉक। मतलब अगर किसी क्षेत्र की आबादी 1800 है तो उसमें एक तो उसका ब्लॉक रहेगा और दो उप ब्लॉक रहेगा। जैसे अगर मान लेते हैं 3 नंबर हम वार्ड की बात करते हैं जिसकी 1800 जनसंख्या था, तो 3 नंबर में एक तो उसका ब्लॉक हो गया, नंबर 3 हो गया, और इसमें उप ब्लॉक कितने हैं, 2 उप ब्लॉक हैं, है ना। एक तो खुद ये ब्लॉक हो गया, पहला तो ब्लॉक हो जाएगा और जो बच जा रहा है वो सब उप ब्लॉक में आते जाएंगे। कितना उप ब्लॉक है इसमें, 2, 0, 2, ये इसका उप ब्लॉक हो गया। मतलब एक ही खुद ब्लॉक और 2 उसका उप ब्लॉक, ठीक है। इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है, ब्लॉक और उप ब्लॉक को समझ गए। इसके बाद जब ब्लॉक और उप ब्लॉक को देख लिए, तब हमारी बारी है किसको देखना है, भवन और मकान को देखना है, ठीक है। भवन और मकान को, भवन क्या है और मकान क्या है। एक और बात का यहाँ ध्यान रखना है कि ब्लॉक को जब भी हम नंबर देंगे तो उसको सिंपल 1 2 3 करके लिखना है। जब भी ब्लॉक को लिखना होगा हम लोग को तो उसको सिंपल जो नंबर है हमारे पास 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 इस तरीके से नंबर लिखना है, ठीक है। लेकिन जब हम उप ब्लॉक को नंबरिंग करेंगे ना तो उसमें एक 0 एक्स्ट्रा बढ़ा देना है। जैसे अगर किसी उप ब्लॉक, ये हो गया पहला, अगर किसी में 2 उप ब्लॉक है तो इस तरीके से लिखेंगे, 3 रहे तो मतलब एक 0 बढ़ा करके लिखना है ताकि कंफ्यूजन नहीं हो कि किसके बारे में ब्लॉक लिखें कौन उप ब्लॉक लिखें। अगर कहीं लिखा हुआ रहे 05 तो हमको साफ साफ ये पता चल जाए कि ये उप ब्लॉक होगा, ब्लॉक ये नहीं है। और सिर्फ अगर 5 लिखा हुआ है तो हम समझ जाएंगे ये ब्लॉक लिखा हुआ है, तो ये बस समझने के लिए लिखा गया, ठीक है। इसके बाद हम बात करेंगे भवन। भवन को जब भी नंबर देंगे तो 2 0 से शुरू करके देंगे, 201 202 203, ताकि इससे क्या हो कंफ्यूजन हमको बिल्कुल भी नहीं हो। उसके बाद है मकान। मकान को जब नंबर करेंगे हम लोग, नंबर देंगे संख्या उसको, तो इसके लिए हमको क्या मानना है, 3 0 से शुरुआत करना है ताकि कंफ्यूजन बिल्कुल भी नहीं। जैसे अगर कहीं लिखा हुआ इस तरीके से, तो ये साफ पता चल जाए कि किसके बारे में लिखा हुआ है। 2 0 से शुरू किया गया है मतलब ये किसके डिनोट कर रहा है, ये भवन को डिनोट कर रहा है। और कहीं अगर इस तरीके से लिखा हुआ है तो ये साफ पता चल जाए कि ये मकान को डिनोट करना है। तो इस बात का थोड़ा ध्यान रख लेना है। तो वार्ड बस एक आधार था ताकि ये पता चल सके कि किस प्रगणक को कहाँ पे जा करके गणना का कार्य करना है, बस इसलिए लिखा दिया गया है वार्ड। मेन जो है आपको ब्लॉक बनाना है कि आपका जो गन्ना क्षेत्र है वो कहाँ से लेकर के कहाँ तक है, ये आपका ब्लॉक हो गया। अगर उस ब्लॉक में उस मतलब क्षेत्र में आबादी 700 से कम है तो एक ही प्रगणक कार्य करेंगे, अगर 700 से ज़्यादा है तो एक और प्रगणक उसमें ऐड हो जाएंगे, 700 के अंतर पे वो बढ़ते जाएगा। अगर 700 से 1400 के बीच में जनसंख्या है, आबादी है, तो एक 2 प्रगणक कार्य करेंगे, पहले ब्लॉक में और दूसरे उप ब्लॉक में। और यहाँ पे ये भी होता है कि अगर मान लीजिए जनसंख्या 1000 है तो कैसे हम बंटवारा करेंगे, कौन सा प्रगणक 700 वाला कार्य करेगा कौन 300 करेगा, तो इसको नहीं देखना है। अगर 1000 है तो आधा आधा आप लोग बांट लेंगे, पहला प्रगणक जो है जो मेन जो ब्लॉक है वो एक करेंगे और जो उप ब्लॉक वाले प्रगणक है वो दूसरा करेंगे। अगर ये ब्लॉक नंबर 4 है तो उप ब्लॉक को हम 4 का
क से लिख लेंगे नाम इसका, अगर हिंदी में लिखना चाहें तो। अगर ये ब्लॉक संख्या 5 है तो उसके उप ब्लॉक को हम 5 क 5 ख इस तरीके से भी लिख सकते हैं, इस बात का ध्यान रखना है। और आधा आधा बांट लेना है, लगभग जरूरी नहीं कि 5-5 ही रहे। किसी प्रगणक के हिस्से में मान लीजिए 100 घर आया तो किसी के हिस्से में 110 घर आ सकता है, तो इस तरीके से अपना देख लेना है। तो गन्ना ब्लॉक, उपगन्ना ब्लॉक, चार्ज हो गया हमारा प्रखंड। गन्ना ब्लॉक जो आपको वार्ड दिया गया था, उस वार्ड में जो जहाँ से आपको गिनती करना शुरू करना है, जो आपका गन्ना क्षेत्र है वो आपका गन्ना ब्लॉक हो गया। ज़्यादा जनसंख्या रहे 700 से तो उपगन्ना ब्लॉक का निर्धारण होगा, नहीं रहे तो नहीं होगा। इसमें कोई कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। इसके बाद हम लोग कर लेते हैं बात, हाँ यही चीज़ जो भी बता रहे थे कि मान लीजिए वार्ड संख्या 10 में आबादी 700 है, मतलब घर की जो परिवार की जो जनसंख्या है 150 से 160 तक है। तो चूंकि 700 से आसपास ही है या 700 से कम है या 700 तक है, तो सिर्फ एक ही गन्ना ब्लॉक बनेगा, उप गन्ना ब्लॉक उसमें नहीं बनेगा। लेकिन अगर 700 से ज़्यादा है, जैसे यहाँ 1200 हो गया है, अगर 1200 हो गया तो इसको हम 2 भाग में तोड़ लेंगे, 700 प्लस कितना 500, तो ये मेन एक ब्लॉक हो गया और ये एक उप ब्लॉक हो गया, मतलब एक ब्लॉक और एक उप ब्लॉक हो गया। 1800 है तो 700 700 400, 2 हुआ ना ब्लॉक, यहाँ पे देखिए 2 ब्लॉक हुआ और एक इसका ब्लॉक हमेशा एक ही रहेगा, ठीक है, उप ब्लॉक बढ़ते जाएगा। अगर मान लीजिए 2600 है तो 7 7 14 7 21 और 5 26, तो 3 इसका क्या हो जाएगा उप ब्लॉक और एक इसका ब्लॉक हो गया। इसके बाद कुछ कोषांग का गठन किया गया है, जैसे कर्मी कोषांग है, इनका काम है कि जितने भी इस कार्य हेतु कर्मी की नियुक्ति की जानी है उनका उपस्थिति संपूर्ण प्रबंध आदि करना है। प्रिंटिंग कोषांग का कार्य क्या है कि जितने भी प्रपत्र होंगे उनका प्रिंटिंग करना, प्रूफ रीडिंग करना, सुरक्षा सामग्री मतलब उनका वितरण, ये सब काम करेगा। प्रशिक्षण कोषांग जो प्रशिक्षण करवाएंगे। सामग्री वितरण और वापसी कोषांग ये सामग्री को लेकर के चार्ज अधिकारी को देंगे, फिर वहाँ से पर्यवेक्षक को मिलेगा फ्री, मतलब पूरा ले जाने और ले आने का काम उनका रहेगा, जितने भी प्रपत्र होंगे उन सबका। गन्ना किट प्रबंधन कोषांग जो है, प्रगन्नों को जितने भी किट मिलेंगे जिसमें जितने भी प्रपत्र हैं, प्लास्टिक बैग है, रबर, पेंसिल, कलम इत्यादि हैं, उन सब का ये लोग प्रबंध करेंगे। IT कोषांग का कार्य होगा फील्ड में आ रही जितने भी कठिनाई हैं उनको बेल्ट्रॉन के माध्यम से उसका निस्तारित करेंगे, पोर्टल पे जितने भी कठिनाई आ रही है। विधि व्यवस्था कोषांग जो है, अनुमंडल स्तर पे अनुमंडल पदाधिकारी और अनुमंडल पुलिस जो है संयुक्त अध्यक्षता में एक विधि कोषांग का गठन किया जाएगा। जैसे मान लीजिए आप क्षेत्र में गए, वहाँ पे कुछ ऐसी प्रॉब्लम हो रही है कि वो काउंटिंग करने नहीं दे रहे हैं आपको, या जो आप लिख रहे हैं उसको मिटा दे रहे हैं या गलत सूचना दे रहे हैं, तो उस अवस्था में आप इनसे संपर्क कर सकते हैं अपने चार्ज अधिकारी के माध्यम से, वो तुरंत इस पर एक्शन ले लेंगे। तो इस तरीके से बहुत सारे अलग अलग कोषांग का गठन किया गया है। अब हम लोग आते हैं जो मेन हमारा जो प्रपत्र होगा, और इस प्रथम चरण में कुल 9 प्रकार के प्रपत्र को भरा जाना है। सबसे पहला जो है संक्षिप्त मकान सूची। संक्षिप्त मकान सूची में सबसे पहले है मतलब जगह का कोड भरना है, जो आपका लोकेशन कोड है वो। उसके बाद भाग 2 में जितने भी नियमित वास में रह रहे हैं लोग उनके बारे में जानकारी देनी है। भाग 3 में है, 4 भाग में है संक्षिप्त मकान सूची जो है, इसमें 4 भाग है। पहला भाग है लोकेशन के बारे में, दूसरा भाग है मुख्य रूप से जो आपको एंट्री करना है वो जो आवासीय घरों में रह रहे हैं, जो नियमित रह रहे हैं। तीसरे में लिखना है जो अस्थायी रूप से किसी पुल पुलिया आदि के नीचे बेघर लोग रह रहे हैं उनके बारे में करना है। और चौथा में आपको एक एफिडेविट देना है कि आप कुछ भी छोड़े नहीं हैं, किसी को भी आप छोड़े नहीं हैं, सबको आप लोग मतलब इसमें संकलित कर लिए हैं। उसके बाद एक प्रपत्र है प्रगणक नक्शा, जो कि आपको एक नक्शा मिलेगा जिस पर आपको नजरी नक्शा बनाना होगा। उस पर दिए हुए कोड के अनुसार से कि मंदिर को ऐसे दिखाना है, मस्जिद को ऐसे दिखाना है, घर को ऐसे दिखाएंगे, चाहे पक्के घर को ऐसे दिखाएंगे, कच्चा घर को इस तरीके से दिखाएंगे, नल नलकूप आदि को किस तरीके से दिखाना है, आगे हम लोग इसके बारे में बात करेंगे। उसके बाद पर्यवेक्षी नक्शा है एक प्रपत्र, पर्यवेक्षक बनाएंगे, इनके अंदर में 6 प्रगणक रहेंगे, उन सभी प्रगणक को नक्शा को मिला करके ये अपना एक नक्शा तैयार करेंगे और यही नक्शा चार्ज रजिस्टर में रहेगा। इसी के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। चार्ज रजिस्टर ये हमारे वीडियो साहब के पास रहेगा।
प्रखंड में जो प्रखंड विकास पदाधिकारी होते हैं उनके अधीन रहेगा। उसके बाद है प्रगणक नियुक्ति पत्र। जितने भी प्रगणक और पर्यवेक्षक है सबको एक नियुक्ति पत्र दी जानी है, यहाँ पर्यवेक्षक नियुक्ति पत्र रहेगी। उसके बाद एक परिचय पत्र भी दिया जाएगा कि फील्ड में जाएं तो आप दिखा सके कि हाँ आपको एक अधिकार दिया गया है ये काम करने का, आप फर्जी तरीके से काम नहीं कर रहे हैं, इसके लिए आपको परिचय पत्र भी दिया जाएगा चार्ज अधिकारी के ही स्तर से। उसके बाद पर्यवेक्षक प्रगणक वस्तु सूची एवं कवरेज का प्रमाण पत्र भी देना है। प्रगणक और पर्यवेक्षक प्रमाण पत्र देंगे कि हम जो है जितने भी अपना गन्ना क्षेत्र था मेरा उसमें हम कुछ भी छोड़े नहीं है, संपूर्ण कवरेज कर लिए हैं, ठीक है, इसका एफिडेविट दीजिएगा। उसके बाद चार्ज अधिकारी आपको एक वापसी आपको एक क्या दें प्रमाण पत्र देंगे कि आप ये कार्य कर चुके हैं इसके बारे में। अब बारी है मकान नंबरीकरण एवं संक्षिप्त मकान सूची की तैयारी। तो प्रथम चरण में जैसे कि हम लोग देखें मकान का सूचीकरण करना है, तो सबसे पहले गन्ना क्षेत्र का निर्धारण, ये कार्य जो है पूरा हो चुका है, पेपर वर्क हो चुका है, फील्ड वर्क अभी नहीं हुआ है। पेपर वर्क का मतलब ये हुआ कि प्रखंड स्तर से बांट दिया गया है कि कितने कितने वार्ड हैं और किस वार्ड में किस प्रगणक की ड्यूटी है, उनका क्षेत्र कहाँ से लेकर कहाँ तक है, ये गन्ना क्षेत्र का निर्धारण है, ये हो चुका है। काम क्या करना है प्रगणक और पर्यवेक्षक को, तो मकान का नंबरीकरण और संक्षिप्त गृह पंजी को तैयार करना है, 2 कार्य करना है, ठीक है। उसके बाद कुछ जरूरी बात जो हम लोग देख लेते हैं। यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं थोड़ा सा। ठीक है, तो सबसे पहले वार्ड प्रखंड स्तर से दिखा दिया गया। उसके बाद ब्लॉक आपको पता चल चुका है कि किस ब्लॉक में आपको कार्य करना है, मतलब किस वार्ड के किस ब्लॉक में कार्य करना है आपको, आपका ब्लॉक कहाँ से कहाँ तक है, मतलब आपका गन्ना क्षेत्र कहाँ से कहाँ तक है। ब्लॉक का मतलब सिंपल यही है कि आपका गन्ना क्षेत्र कहाँ से लेकर कहाँ तक है। तो जब आप गन्ना क्षेत्र में जाएंगे तो प्रपत्र में 2 चीज़ लिखा हुआ है। सबसे पहला है भवन, उसके बाद है मकान, दोनों को आपको नंबर देना है, ठीक है। भवन क्या होता है, मकान क्या होता है, इसको ध्यान से समझेंगे। भवन का मतलब एक इंडिविजुअल स्ट्रक्चर, भवन का मतलब हुआ एक स्ट्रक्चर को हम भवन मानेंगे, चाहे उसमें 1 मंजिल हो या 2 मंजिल हो, 4 मंजिल हो, 5 मंजिल हो, 8 मंजिल हो, तो वो एक भवन कहलाएगा। जैसे अगर स्कूल में 3 अलग अलग बिल्डिंग हैं तो वो 3 भवन के रूप में माना जाएगा। भवन का सिंपल सा मतलब यही है कि कितने इंडिविजुअल अलग अलग स्ट्रक्चर पे बने हुए कितने घर हैं, उसको हम भवन मानेंगे, ठीक है। मकान का मतलब यहाँ पे लिया गया है फ्लैट से, क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि एक ही मतलब भवन में 2-2 मंजिल है, पहला मंजिल में कोई और कहीं और का परिवार रह रहा है, दूसरे मंजिल में कहीं और का परिवार रह रहा है, तो उसको हम 2 मकान के रूप में लेंगे। मकान का मतलब हो गया फ्लैट। या कभी कभी एक ही मंजिल की इमारत में 2 अलग मतलब 4-5 कमरे हैं, तो 2 कमरा में कोई और आदमी रह रहा है, किसी और का परिवार रह रहा है, और जो अलग कमरा है उसमें किसी और का परिवार रह रहा है, तो इसको भी हम लोग अलग अलग मकान के रूप में ले लेंगे। तो भवन का सिंपल सा मतलब है स्ट्रक्चर, एक कंप्लीट बिल्डिंग। मकान का मतलब उसमें रहने वाले परिवार किस आधार पे अलग अलग हैं, अलग अलग कमरे में रह रहे हैं कि बिल्कुल अलग अलग फ्लैट में रह रहे हैं। कभी कभी क्या होता है कि एक ही मकान में 2 परिवार रहते हैं, ठीक है। कभी कभी क्या होगा कि मकान एक होंगे, परिवार भी एक होंगे, तो परिवार से मकान को मतलब जितना परिवार उतना मकान, ये जरूरी नहीं है। मकान का मतलब हो गया जैसे मान लीजिए ये एक भवन था, ठीक है, अब इसमें कुछ कमरे इस तरीके से बने हुए हैं, यह है इसका आंगन, ये इसका कमरा है, इस तरीके से मान लेते हैं हम लोग एक भवन है, कोई गांव है जिसका ये मान लेते हैं इसका एंट्री का रास्ता हुआ। तो इस गेट पे पहले तो हम इसको एक भवन मान लेंगे। अब इसमें जब हम अंदर आए तो देख रहे हैं कि यहाँ से लेकर के यहाँ तक का जो मतलब जितने भी कमरे हैं वो एक व्यक्ति का परिवार इसमें रह रहा है, ठीक है, और यहाँ से लेकर यहाँ तक जो है इसमें दूसरे व्यक्ति का परिवार रह रहा है। तो इसका मतलब इसमें मकान संख्या कितना हो गया, 2 हो गया।
अब हो सकता है कि ये जो परिवार अकेला था, ठीक है, ये जो परिवार था ये चाहे कि नहीं मेरे 2 बेटे हैं, दोनों की शादी हो चुकी है और उन दोनों को भी अलग अलग परिवार के रूप में हमको लिखना है, तो हम इस मकान को भी अलग अलग परिवार के रूप में तोड़ लेंगे, परिवार संख्या 1 परिवार संख्या 2 के रूप में। अगर वो चाह रहे हैं एक साथ ही लिखने के लिए तो हम उसको एक ही परिवार मान के चलेंगे, तो वो बात की चीज़ है। पहले हम लोग इसको अलग अलग मकान के रूप में परिभाषित करेंगे और मकान के बाद फिर जाना हमको परिवार में, ठीक है। अब मकान जो है कितने तरीके के हो सकते हैं, तो पक्का मकान हो सकता है, कच्चा मकान हो सकता है। अगर पक्का मकान है तो नजरी नक्शा में उसको दिखाना है वर्ग, किससे दिखाएंगे, वर्ग से। पक्का मकान है चाहे वो पूरा बना हुआ हो चाहे वो आधा बना हुआ, अगर उसका फाउंडेशन पक्का है तो उसको हम पक्का मकान मानेंगे। फाउंडेशन पक्का होने का मतलब कि ईंट सीमेंट आदि से बना हुआ हो, उसका छत भी इसका हो, एस्बेस्टस का भी हो सकता है या जीआई टैग स्टील धातु का भी हो सकता है, लोहे के पाइप का हो सकता है, तो उसको हम पक्का मकान मानेंगे। तो पक्का मकान को वर्गाकार आकृति से दिखाना है। और कच्चा मकान चाहे वो पूरा बना हुआ हो या आधा बना हुआ, अगर उसमें इंसान रह रहे हैं तो उसको त्रिभुजाकार आकृति से दिखाना है। कच्चा मकान में हो गया खपरेल मकान हो गया, घास का फूस का हो सकता है और उसके बाद बांस आदि का बना हुआ हो सकता है, ये हो गया कच्चा मकान। अगर आवासीय है तो उसको सिंपल खाली छोड़ देना है, गैर आवासीय रहे तो उसको क्या करना है, इस तरीके से क्रॉस कर लेंगे। नजरी नक्शा जब हम देखेंगे तो उसमें इस बारे में हम लोग फिर से बात करेंगे कि अगर पक्का मकान है तो उसको किस तरीके से दिखाना है, कच्चा को किस तरीके से दिखाना है, नदी को, नहर को, नलकूप को किस तरीके से दिखाना है, ये सब फिर हम लोग बात करेंगे। जितने भी मकान होंगे सबको नंबर दिया जाएगा। तो अब हम बात करते हैं, जैसे मान लीजिए आप किसी भवन में गए, किसी बिल्डिंग में गए, पहला बिल्डिंग है आपके गन्ना क्षेत्र का, तो उसका आप नंबर दे दिए 001, यहाँ पे मिसिंग है, सॉरी इसमें नहीं है, यहाँ पे एक और 0 ऐड करना था। तो भवन नंबर जो है पहला है, 1 नंबर ये भवन है। अब इस भवन में 2 गन्ना मकान है, कितने गन्ना मकान है, 2, तो मकान संख्या 001, 0001 और 000, 2 गन्ना मकान होंगे। जब हम दूसरे बिल्डिंग में गए तो बिल्डिंग संख्या तो उसका 2 हो गया, भवन संख्या, लेकिन इसमें हम देख रहे हैं कि 3 मकान है, तो 2 तक तो मकान काउंट कर चुके थे, तो मकान संख्या 3, 4 और 5 रहेगा। तीसरा जब हम बिल्डिंग में गए तो उस पर फिर से 2 मकान दिखाई दे रहा है, मतलब 2 फ्लैट है या 2 मंजिल है अलग अलग, तो मकान संख्या 5 तक तो काउंट हम कर चुके थे, तो मकान संख्या 6 और मकान संख्या 7 हम उसको नंबर देंगे। मतलब भवन नंबर और मकान नंबर दोनों सेम सेम रह भी सकता है, नहीं भी रह सकता है, कोई इसमें मतलब जरूरी नहीं। एक ही भवन होता और यहाँ एक ही मकान होता तो मकान संख्या 1 तक रहता, दूसरे भवन में गए तो उसमें भी एक ही मकान है तो मकान संख्या 2 लिखते हैं, लेकिन जब एक से ज़्यादा रहे तो नंबर तो अलग अलग होगा ही, इसमें कन्फ्यूजन नहीं होना। जैसे एक भवन है और एक ही गन्ना मकान है तो भवन संख्या 1, मकान संख्या भी 1। अगर भवन यहाँ पे देख ले हम लोग, जैसे मान लीजिए भवन एक है, ये पूरा एक ही बिल्डिंग है, ये पूरा का फाउंडेशन क्या है, एक ही स्ट्रक्चर एक है, तो ये भवन कितना होगा, एक ही भवन होगा, तो भवन संख्या 1 रहेगा। लेकिन जब हम इसमें देख रहे हैं तो 2 कमरे में 1 परिवार और ये जो 3 कमरा है इसमें 1 परिवार, तो इसमें 2 मकान हो गए, मकान संख्या 1, मकान संख्या 2, ठीक है। अगर हम किसी और जगह पे जा रहे हैं जिसमें देख रहे हैं कि लगातार घर बना हुआ है, लेकिन लगातार है, भले वो दीवार से सटा हुआ है लेकिन उसका फाउंडेशन अलग है, ये एक अलग बिल्डिंग है, ये एक अलग बिल्डिंग है, एक अलग है, इस तरीके से ये बिल्डिंग बना हुआ। अब ये दोनों अलग अलग तो नहीं होगा, इसका बेस तो कंप्लीट ही रहा होगा, इसका जो बेस है वो एक स्ट्रक्चर ये रहा होगा। तो इस तरीके से देखिए 1 2 3 4 5 और 6 स्ट्रक्चर है इसमें टोटल, तो ये 6 भवन हो गया, भवन संख्या 1, भवन संख्या 2, भवन संख्या 3, 4, भवन संख्या 5 और भवन संख्या 6। जब मकान काउंट करने पहुंचेंगे तो इसमें तो एक ही मकान था, मकान संख्या 1, इसमें भी 1 है तो 2, यहाँ भी 3 हो गया, ये 4 हो गया। अब इसमें 2 मकान है तो मकान संख्या 5, मकान संख्या 6, इसमें 3 मकान है तो 6 तक तो काउंट कर चुके थे, तो 7, 8 और 9, इस तरीके से काम करना है। बहुमंजिला रहेगा तो स्टेप बाय स्टेप हम लोग बढ़ेंगे, जैसे यहाँ से चलें, मकान संख्या 3, 4, 5, 6, 7, 8, जितना भी होगा मकान अलग अलग, जितना फ्लैट अलग अलग होगा सबको हम लोग काउंट कर लेंगे इसमें। लेकिन कभी कभी क्या होगा कि नजरी नक्शा में, जैसे मान लीजिए नक्शा है,
हम लोग क्या किए, यहाँ पे पहुँच चुके थे, ये मकान, ये भवन संख्या 10 था और ये भवन संख्या 11 था, लेकिन बीच में जैसे अभी हम लोग काउंट करके आए थे, यहाँ पे कुछ नहीं था, और जब गणना करने जा रहे हैं एक्चुअल गणना, तो उसमें एक नया घर बन गया, या गलती से छूट गया, अभी ही मान लीजिए हमको 10 और 11 के बीच में कोई घर छूट गया जो हम लोग काउंट नहीं किए, नंबर नहीं दिए हैं। तो ऐसी स्थिति में क्या करना है, जो चार्ज अधिकारी हैं उनसे लिखित रूप से हमको एक आवेदन दे देना है कि हमसे गलती हो गई है, एक छूट गया है, उसको बीच में ऐड करना है, पहले उनसे पूछ लेना है, ठीक है। और 10 और 11 के बीच में अगर कोई घर छूटा हुआ है, कोई भवन छूटा है, तो उस भवन को नंबर देना है 10/1। अगर 2 को छोटा होता तो 10/1 और दूसरे को 10/2 देते, ठीक है। और मकान जो है, अब मान लीजिए छूट गया है, लेकिन हम आगे बढ़ चुके थे, मकान का नंबर तो आगे बढ़ चुका है, ये जो पहला पेज है मकान का ही नंबरीकरण करना है, तो मकान को 10/1 नहीं देना है। अगर मान लीजिए भवन संख्या 10 और 11 के बीच में कोई भवन छूटा है, तो उसको हम 10/1 या 10/2 या 10/3 तरीके से नंबर दे सकते हैं, लेकिन उसके अंतर्गत जो मकान है उसको नंबर देना है अंतिम से। टोटल जो काउंटिंग हो चुका था मकान का, मान लीजिए 153 तक हो चुका है, तो उसको काउंट देंगे, हम नंबर देंगे उस मकान को 154। अगर 2 को मकान रहता तो 155, 3 रहता तो 156, 4 रहता तो 157, इस तरीके से नंबर देते हैं। जैसे कि यहाँ पे टेबल में दिखाया गया है कि जो भवन था उसको हम नंबर दिए 10/1। अब उसमें 2 मकान है, ठीक है, और मकान का संख्या मेरा पूरा काउंट हो चुका था 153 तक, तो उसके बाद वाला नंबर देंगे 154, 155। अगर मकान की संख्या हमारा काउंट हुआ रहता 99 तक, तो इसको हम नंबर देते 100 और इसको देते 101, तो इसमें कन्फ्यूजन नहीं होगा। इसके बाद जब हम किसी भवन के नंबर देने जाएंगे, तो भवन के गेट पे, भवन के जो उसका मुख्य गेट होगा, अगर गेट बना हुआ है तो गेट, दीवार है तो दीवार, पिलर है तो पिलर, जो मुख्य दरवाजा है उसके आसपास का, ताकि सामने वाले को दिखाई दे सके, 6 इंच लंबा 6 इंच चौड़ा एक वर्गाकार आकृति बना लेना है, और उसमें उस भवन का नंबर लिख देना है। जैसे अगर भवन संख्या 102 है, तो नंबर हम लिख देंगे 102, और उसके नीचे उस भवन में कितने मकान है, कहाँ से लेके कहाँ तक मकान है, उसका संख्या भी लिख देना है। जैसे इसमें भवन मकान संख्या 3 से 5 तक है, तो 003 से 005 तक, ठीक है। अगर इसमें मकान संख्या 153 से 160 तक होता था, 153 से लेके 160 लिख देते, ताकि पता चल सके कि इस भवन में कहाँ से लेके कहाँ तक मकान है। उसके बाद ये तो हो गया भवन का नंबर देना। अब उस भवन के अंदर जब जाएंगे, तो जितने फ्लैट होंगे, हर एक फ्लैट के मुख्य गेट पे ग और न लिखना, गणना का जो ग और न है वो लिखकर डैश दे देना है, क्योंकि हम गणना ही करने गए हैं मकान का, तो गणना लिख देना है। और उसमें जितने भी मकान थे, तो पहले मकान को, पहले फ्लैट को पहला नंबर, मतलब 003, क्योंकि 3 से 5 तक था इसमें, उसके बाद को 4 और बाद वाले को 5। इस तरीके से हम लोग नंबर देना है, चाहे फ्लैट बेसिस पे मकान को करें या मंजिल बेसिस पे करें कि कितने मंजिल का है, पहले मंजिल को पहला मकान, या परिवार के आधार पे करें कि इस पहले में कहीं और का परिवार रह रहा है, दूसरे में किसी और का परिवार रह रहा है, तो उस आधार पे भी मकान का हम लोग वर्गीकरण कर सकते हैं। परिभाषा यह है कि मकान उसको कहेंगे जिसमें आने जाने का रास्ता जो है अलग हो, उस परिवार के निकलने का, उसके घर से बाहर निकलने का रास्ता अलग हो, जैसे कि फ्लैट में होता है। तो मकान का जब नंबरीकरण हो जाएगा, तो उसके उपरांत जो है एक संक्षिप्त मकान सूची को तैयार किया जाना है, जिसमें 4 भाग होंगे, हम लोग पहले भी देख चुके हैं। भाग 1 में गणना क्षेत्र का पहचान संबंधी विवरण लोकेशन कोड के साथ भरा जाना है। जो लोकेशन कोड हम लोग यहाँ देखे थे, जिला का लोकेशन कोड क्या है, प्रखंड का लोकेशन कोड क्या है, आपके पंचायत का लोकेशन कोड क्या है, आपके वार्ड का लोकेशन कोड क्या है, इस लोकेशन कोड के आधार पर भरा जाना है। उसके बाद भाग 2 में जो है मकान की सूची और विवरण अंकित करना है कि उसका भवन संख्या क्या है, उसमें कितने मकान हैं, उसमें कितना परिवार रह रहा है, आवासीय रूप से इस्तेमाल हो रहा है कि गैर आवासीय इस्तेमाल हो रहा है। उसके बाद उस परिवार में कितने सदस्य हैं, उस परिवार के मुखिया का नाम क्या है। कुल इसमें 10 कॉलम आपको दिया हुआ रहेगा, जैसे कि एग्जाम्पल हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं। इस तरीके से ये आपको मिलेगा। ये जो डिटेल है, इस तरीके से हमको इसको फिल करना होगा। इसी आधार पे ऐसा ही हमको एक टेबल मिला हुआ रहेगा जिसको हमको फिल करना है। टोटल इसमें 10 कॉलम होंगे। ये पहला कॉलम, दूसरा कॉलम, तीसरा कॉलम, ये
चौथा कॉलम ये हो गया 5वां, 6ठा, 7वां, 8वां, 9वां और 10वां कॉलम। पहला कॉलम हमको भरना है क्रम संख्या, सीरियल नंबर हो गया। दूसरे में भवन संख्या, तीसरे में मकान संख्या, चौथा में डालना है मकान का उद्देश्य, पांचवें में है परिवार संख्या, छठा में परिवार के मुखिया का नाम, सातवां में परिवार के कुल सदस्यों की संख्या, आठवां में परिवार का क्रम संख्या, फिर दौरे की तिथि कि किस दिन आप गए थे वहाँ पे, और परिवार के मुखिया का हस्ताक्षर लेना है। अब इसको समझते हैं कि कैसे फिलअप करना है। जैसे मान लीजिए आप गए, पहले भवन में गए, ठीक है, भवन संख्या यहाँ पे दे दी है 001। तो पहले भवन में जब आप गए, सीरियल नंबर तो 1 2 3 4 चलेगा, इसमें तो कोई कंफ्यूजन नहीं है। पहले भवन में जब गए तो उसमें एक ही मकान है। मकान जो है आवासीय पर्पज से यूज हो जाता है, यहाँ पे आप आवासीय लिखेंगे, गैर आवासीय है तो गैर आवासीय लिखेंगे, व्यावसायिक लिख सकते हैं। उसके बाद उसमें परिवार कितने रह रहे हैं, तो एक ही परिवार रह रहे हैं, तो परिवार संख्या सिर्फ एक। परिवार के मुखिया का नाम जो भी नाम होगा, राम मोहन श्याम जो भी है वो नाम आप लिख लेंगे यहाँ पे। उस परिवार में कितने सदस्य रहना है, 3 4 5 6 जो भी यहाँ पे लिख सकते हैं कॉलम नंबर 7 में। उस परिवार का क्रम संख्या क्या है, अगर एक ही परिवार है तो क्रम संख्या 1 हो गया। अगर मान लीजिए 2 परिवार होते हैं तो क्रम संख्या 1 और क्रम संख्या 2 तक जाता है। अगर 3 परिवार है, जैसे यहाँ पे 3 परिवार रह रहे हैं, तो क्रम संख्या 1 2 और 3 तक गया हुआ है। अगर 4 परिवार रहेंगे तो क्रम संख्या 1 2 3 और 4 तक जाएंगे इस आधार पे। तो जैसे हम पहला एग्जाम्पल लिए कि एक भवन, एक ही मकान है और एक ही परिवार है, तो भवन संख्या 1, मकान संख्या भी रह गया, उद्देश्य समझ में आ गया, परिवार संख्या सिर्फ 1 है, इसमें परिवार के मुखिया का नाम लिख लिए, उसमें कितना व्यक्ति रह रहे हैं 3 4 5 जो भी वो लिख सकते हैं, परिवार का क्रम संख्या 1 है तो 1 ही रह जाएगा, जिस दिन आप गए हैं उसका डेट आप डाल देंगे और उस मुखिया का साइन ले लेंगे। उसके बाद दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं कि भवन तो 1 है, मकान भी 1 ही है, लेकिन उस मकान में मान लीजिए 3 परिवार रह रहे हैं। मान लीजिए कि पिताजी जो हैं उनके 3 बेटे हैं, तो तीनों बेटे का शादी हो चुका है, तीनों मतलब चाह रहे हैं कि मेरा अलग अलग कर ही दीजिए अभी। तो उसको हम लोग क्या करेंगे, देखिए, तो क्रम संख्या 2 3 4 जैसे चलेगा तो चलेगा ही। भवन संख्या 1 हो चुका था तो भवन संख्या कितना होगा यहाँ पे 2। मकान संख्या 1 हो चुका था तो मकान संख्या यहाँ पे 2 रह गया। किस पर्पज से यूज हो रहा है, तो आवासीय, तो रेसिडेंस या हिंदी में आवासीय लिख सकते हैं। परिवार संख्या, कुल कितने परिवार रह रहे हैं इस मकान में, 3 परिवार रहे तो हम यहाँ पे 3 लिख देंगे। 4 परिवार होते तो 4 लिख देते, 2 परिवार होते तो 2 लिख देते, 1 परिवार होते तो 1 लिख देते। अब उसमें जो पहला परिवार है उसके मुखिया का नाम लिख लीजिए यहाँ पे। उस परिवार उसके मुखिया मतलब पहला जो परिवार था उसके मुखिया का नाम लिख लिए, उसमें कितना सदस्य था वो लिख लिए। परिवार का क्रम संख्या चूंकि 3 परिवार है तो पहला परिवार पहला, उसके बाद 2 और उसके बाद 3 तक चलेगा। ये क्रम संख्या हो गया, समझ में आ गया बात। 4 परिवार होते तो 1 2 3 और 4, ये बस क्रम दे देना है, उस परिवार का क्रम दे देना है। तो परिवार के मुखिया का नाम, सदस्य संख्या, परिवार का क्रम संख्या, 3 रहे तो 1 2 3 तक, 4 रहे तो 1 2 3 4 तक, 2 रहे तो 1 2 तक। दौरे की तिथि पता ही है, साइन करा लेना है तीनों मुखिया से। दूसरे परिवार में गए, उसके मुखिया का नाम लिख लेंगे, उसके सदस्य की संख्या लिख लिए, उसका क्रम संख्या 2 दे दिए। तीसरे में गए तो मुखिया का नाम लिख लिए, उसके बाद परिवार के सदस्य की संख्या लिख लिए और क्रम संख्या 3 दे दिए। ये हो गया। अब हम एक ऐसे भवन में गए जहाँ जैसे भवन संख्या 2 तक हो चुका था, भवन संख्या 3 में गए जिसमें भवन तो 1 है लेकिन इसमें मकान क्या है, ज़्यादा है, 1 से ज़्यादा है। तो भवन संख्या 3 में ज़्यादा मकान है, तो पहला मकान संख्या 3। अब इस मकान में कितने परिवार रह रहे हैं, तो 1 ही परिवार है, तो कोई दिक्कत नहीं है, जो भी होगा लिख लेंगे। दूसरे मकान में भी 1 1 परिवार है तो उसके बारे में भी लिख लिए। इसके बाद एक भवन में गए जहाँ पे 1 से ज़्यादा मकान है और क्रमशः 1 से ज़्यादा परिवार भी है, तो मकान संख्या हम 4 में गए, सॉरी भवन संख्या 4 में गए, तो इसका पहला मकान तो 5 है। अब इस मकान में 2 परिवार है, 2 परिवार है, पहला परिवार का मुखिया राम है और दूसरे परिवार का मुखिया मोहन। 2 परिवार था, क्रम संख्या 1 से लेकर 2 तक चला गया, ठीक है। दूसरे मकान में जब गए तो इसमें भी 2 परिवार रह रहे हैं, पहले परिवार की मुखिया सीता है, दूसरे परिवार की मुखिया गीता है, तो क्रम संख्या 1 और 2 तक चला गया। अब ये जो खाली खाली जगह बच गया तो इसको क्या करेंगे हम लोग, खाली नहीं छोड़ेंगे, भर लेंगे। जैसे 2 था, ये पूरा तो इसी के बारे में बात हो रही थी, तो इसको भी हम 002 लिख लिए। ये इसी मकान का है तो 0002 0002, ये भी आवासीय पर्पज से है, तो मतलब खाली नहीं छोड़ना, इसको फिलअप कर लेना है। तो इस तरीके से कुछ ये बन जाएगा, इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो ये है आपका मकान सूची का जो 10 कॉलम है विवरणी, उसको आपको भरना पड़ेगा।
उसके बाद है भाग संख्या 3 में जो बेघर लोग हैं, तो इसी तरीके से उनके भी बारे में आपको फिल करना होगा। और मकान जो उसका भाग नंबर 4 जो है, उसमें आपको एक सर्टिफिकेट देना है, एफिडेविट देना है कि आप जो है छोड़े कुछ भी नहीं है, सब कुछ को फिलअप कर लिए हैं। यही था इसका भाग संख्या 1। इस तरीके से कुछ रहेगा आपको। जिला का नाम, जो भी जिला का नाम है लिख लेंगे। कोड संख्या, तो जैसे यहाँ पे मान लीजिए जिला का नाम है पूर्वी चंपारण, तो यहाँ पे हम लोग लिख लेंगे पूर्वी चंपारण। कोड संख्या पूर्वी चंपारण का कोड कितना 09 है। प्रखंड या नगर निकाय का नाम, तो प्रखंड जैसे हम लोग का फिनहारा है तो हम यहाँ पे फिनहारा लिख लेंगे। कोड नंबर, तो फिनहारा का कोड क्या है, तो फिनहारा का कोड अगर हम देखें लोकेशन कोड, इसमें हमको दिख रहा है कितना है 20 है ना कोड। तो अब यहाँ तो 3 अंक का दे दिया हुआ है, तो हम इसको लिखेंगे 20। ठीक है, दाहिने साइड से लिखना है, ध्यान रखना है, शुरू से नहीं लिखना है 20, दाहिने साइड से लिखेंगे। उसके बाद है पंचायत का नाम, तो जो भी पंचायत है, जैसे मान लीजिए हम पंचायत की बात कर रहे हैं फिनहारा में 12 परसौनी, तो 12 परसौनी का कोड कितना है 001, यहाँ 12 परसौनी लिख लेंगे। कोड संख्या 001। ठीक है, खाली छोड़ सकते हैं इसको या 0 डाल सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद वार्ड संख्या, कितना नंबर वार्ड में आप काम करते हैं, 1 से लेकर 17 तक वार्ड है, इसमें 12 परसौनी में 17 वार्ड है, तो आपको वार्ड नंबर 4 मिला है, 5 मिला है, 8 मिला है, 10 मिला है, जो भी मिला है उस वार्ड का नाम आप लिख लेंगे। उस वार्ड का कोड क्या है इसी से पता चल जाएगा, है ना। कोड 17 है तो पहले वार्ड का कोड 001 से लेकर 0017 तक जाएगा, तो जो भी है उसको आप लोग यहाँ पे लिख लेंगे। उसके बाद गन्ना ब्लॉक नंबर, आपका जो गन्ना ब्लॉक नंबर है उसको भी आप लोग यहाँ पे लिख लेंगे कि कितना गन्ना ब्लॉक है आपका, और उसमें उप गन्ना ब्लॉक बन भी रहा है कि नहीं बन रहा है, इसको आप लोग देख लेंगे। यह है पहला भाग इसका। उसके बाद जो दूसरा भाग मिलेगा इस तरीके से रहेगा, ये वाला पेज, और तीसरे भाग भी सेम ऐसे ही रहेगा, और चौथे भाग में आपको एक प्रमाण पत्र देना होगा। इसको हम दिखाई देते हैं एक बार, नीचे होगा, देखिए ये संक्षिप्त मकान सूची भाग 1 है यहाँ पे, ये पूरा लोकेशन संबंधी विवरण डालना है इसमें। उसके बाद भाग 2 है, यहाँ से मकान सूची का विवरण, यही 10 कॉलम है, क्रम संख्या, भवन संख्या, मकान संख्या, जिस उद्देश्य से उपयोग किया जा रहा है, परिवार संख्या, परिवार के मुखिया का नाम, परिवार के कुल सदस्यों की संख्या, परिवार का क्रम संख्या, दौरे की तिथि और परिवार का मुखिया का हस्ताक्षर, ये 10 कॉलम भरना था आपको। उसके बाद भाग इसका 3, ये रहा भाग 3, बेघर परिवारों की सूची। पुनः 1 से शुरू नहीं करना है इसको, आपको जहाँ तक खत्म हुआ था, मान लीजिए आप जो इस वाले को भरे थे और लास्ट ही खत्म हुआ था मान लीजिए 99 पे, तो इसको शुरुआत करना है यहाँ से 100 से, यहाँ शुरू करेंगे 100 नंबर से। ठीक है, ये थोड़ा सा चेंज हुआ है, पहले वाला ही पेज था ये, अभी इसको सुधार दिया गया है कि जहाँ से खत्म हुआ था पहला पेज वहीं से अब शुरू करेंगे, 1 से शुरू नहीं करना है। स्थान का विवरण का नाम, जैसे मान लीजिए कोई सब्जी मंडी में रह रहे हैं तो उसका सब्जी मंडी लिख देंगे, पुल के नीचे रह रहे हैं तो पुल के नीचे लिख देंगे। परिवार संख्या आप क्रम से ही चलते चलेंगे, परिवार का क्रम संख्या भी आप क्रम से दे देंगे, कितना परिवार है उसमें, कितने सदस्य रह रहे हैं, बेघर परिवार के मुखिया का नाम लिख लेना है। इस स्थान पे 6 महीना से पहले से रह रहा है तो हाँ, अभी तुरंत आया है तो नहीं, और उनका साइन करा लेना है। ये था कॉलम, मतलब इसका तीसरा भाग, और ये है आपका चौथा भाग, ये रहा भाग 4। आपको एक देना होगा यही वाला संपूर्ण कवरेज का प्रमाण पत्र, कि मेरे द्वारा अनुदेश पुस्तिका में दिए गए अनुदेशों एवं मेरे चार्ज अधिकारी पर्यवेक्षक के द्वारा बताई गई सीमाओं के अनुसार नजरी नक्शा तैयार किया गया है। सब कुछ आपको दे देना है कि हम सही से काम कर लिए हैं, कोई भी छोड़े नहीं है। आप अपना साइन करिएगा, पर्यवेक्षक अपना साइन करेंगे, और इसको ले जाकर के चार्ज अधिकारी के कार्यालय में जमा कर दीजिएगा। चार्ज अधिकारी का मतलब BDO, ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर। जितने भी प्रखंड विकास पदाधिकारी हैं उनको चार्ज अधिकारी के रूप में माना गया है, क्योंकि प्रखंड जो है हमारा चार्ज है। इसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं थोड़ा सा यहाँ पे, ठीक है, प्रगणक तथा पर्यवेक्षीय नक्शा की तैयारी। नजरी नक्शा होता है जो पैमाना पे नहीं बना होता, बस एक अंदाजे पे हम लोग फ्री हैंड हम लोग उसको बनाते हैं नजरी नक्शा को, और उसमें जो है कुछ भी छोड़ना नहीं है। जितने प्राकृतिक भौतिक भू चिन्ह है, चाहे पहाड़ है, पठार है, तालाब है, या सांस्कृतिक स्थल जैसे स्कूल, चिकित्सालय, पोस्ट ऑफिस, सामुदायिक वन आदि है, तो उन सबको भी हम लोग को दिखा देना है, छोड़ना कुछ भी नहीं है।
और पूर्व में तैयारी क्या करना है कि पहले एक बार जाके घूम लीजिए, फिजिकल रूप से आप भौतिक सत्यापन कर लीजिए अपने ब्लॉक का कि कहाँ से लेकर कहाँ तक आपका ब्लॉक है जिसमें आपको गणना का कार्य करना है। और पड़ोसी ब्लॉक आपका क्या है, जैसे आपको मान लीजिए वार्ड नंबर 4 मिला हुआ है, तो वार्ड नंबर 3 आपके उत्तर में कौन थे, दक्षिण में कौन है, पूर्व में कौन है, पश्चिम में कौन है, चारों सीमाओं को आप लोग देख लीजिए और आप ये पता कर लीजिए कि किस घर से लेके किस पॉइंट से लेके किस पॉइंट तक उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम चारों दिशाओं में आपका गणना क्षेत्र है। उसी के अधीन आपको मतलब गणना का कार्य करना है ताकि कंफ्यूजन नहीं हो। मतलब अपने आसपास वाले जितने भी प्रगणक हैं उनसे मिल लीजिए, पर्यवेक्षक आपको बता ही देंगे और इस आधार पर आपको कार्य करना है। उसके बाद पक्की इमारत क्या है, जिसकी दीवार जो है पत्थर की बनी हो, जीआई धातु या एस्बेस्टस जो टीन वाला होता है उससे, या पक्की ईंट सीमेंट कंक्रीट लकड़ी आदि की बनी हो, पक्की इमारत होगी। छत सामग्री बनी होगी किसकी, टाइल्स की हो सकती है, सीमेंट की टाइल हो सकती है, पक्की ईंट, पत्थर, स्लेट, जीआई धातु, एस्बेस्टस चादर, कंक्रीट लकड़ी आदि की बनी हो सकती है, ये पक्की इमारत होगी। कच्ची इमारत जो पक्की नहीं हो, कच्ची है, मतलब जो गारे मिट्टी की बनी हो, घास फूस प्लास्टिक पॉलिथीन बैग इत्यादि की कच्ची ईंटें जैसे खपरा उपरा हो गया, बांस आदि की बनी हो, उसको हम लोग कच्ची इमारत मानेंगे। मानचित्रिक जो कौशल है नजरी नक्शा में हमेशा शुरू करना है, नजरी नक्शा के जो कोना पर हमको उत्तर की दिशा दिखा देनी है और उसको अपने हिसाब से बांट लेना है, नॉर्थ, ईस्ट, वेस्ट और साउथ। शुरू करना है पूरब और पश्चिम के जो बीच की दिशा होती है, ठीक है, मतलब सॉरी पूर्व पश्चिम बोल दिया, उत्तर और पश्चिम के कोना से शुरू करना है और एक साइड का पूरा करने के बाद दूसरे साइड पे आना है और जितना मतलब कोशिश ये करना है कि यहाँ से शुरू करें और ख़त्म जाकर के वो कहाँ पे, पूरब और दक्षिण के कोना पे। और अगर इस तरीके से नहीं हो रहा तो इधर का पूरा करते जाएंगे और जहाँ से शुरू करना शुरू किए थे दूसरे साइड में ले जाके वहीं पे ख़त्म कर लेंगे। नजर नेक्स्ट हम लोग इसको एक बार फिर से देख लेते हैं। जैसे देखिए इसको, जैसे मान लीजिए ये किसी वार्ड का आपका किसी आपका ये जो गन्ना ब्लॉक है इस तरीके से, तो सबसे पहले ये नजरी नक्शा हम लोग क्या दिखाएंगे, ये जो दिशा हम लोग दिखा देंगे यहाँ पे कोना में कि उत्तर जो है ऊपर की तरफ है। तो जब उत्तर ऊपर हो गया तो अपने हिसाब से हम लोग इसको बांट लेते हैं, ये उत्तर हो गया, दक्षिण हो गया, पूर्व हो गया, पश्चिम हो गया। तो शुरू करना है इधर से, मतलब सबसे इधर से शुरू करना है और पहुंचना है हमको पूरब और दक्षिण के कोना पे। तो अगर यहाँ नहीं पहुंच पाए तो इधर से शुरू करेंगे और यहाँ भी पहुंच सकते हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। क्योंकि इसमें सिंपल एक ही हमको रास्ता दिखाई दे रहा है। हालांकि इसमें सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कि ये इसका गली है ना, कुछ इस तरीके से इसकी गली गई हुई है, ये इसकी एक गली है, ये इसका मुख्य सड़क है, ये इसकी मुख्य सड़क हो गई। उसके बाद और कोई गली इसमें दिख रहा है और कोई गली इसमें नहीं दिख रहा, एक गली यहाँ पे दिख रहा है छोटा सा, ठीक है। पहले आप गली को देख लीजिएगा, उसका जो महत्वपूर्ण स्थल है जैसे कोई कुआं है या तालाब है या स्कूल है, हॉस्पिटल है, उन सबको आप लोग देख लेंगे। शुरू करना है हमको इस वाले कोना से। अब इधर में कोई घर तो है नहीं तो सबसे हम यहाँ से शुरू करेंगे। ये हमारा हो गया भवन संख्या 1, इसमें जितने भी मकान होंगे उस मकान को भी नंबर दे देंगे। यहाँ से शुरू करेंगे, इस तरीके से बढ़ते जाएंगे। अब यहाँ पे अगर मान लीजिए घर के पीछे भी घर है तो इस तरीके से हम लोग बढ़ेंगे, नंबर छोड़ना बिल्कुल भी नहीं, एक भी घर छूटना नहीं चाहिए, बिल्कुल इस तरीके से बढ़ते जाना है, ठीक है। ऐसे ही हम लोग को नंबर देते चलना है, छोड़ना बिल्कुल। अब यहाँ से इधर नहीं मुड़ करके, इधर भी तो है तो यहाँ से ऐसे आएंगे बिल्कुल। इसके बाद आगे बढ़े, अगर मान लीजिए पूरा इसी में रहता, दूसरे वार्ड का नहीं रहता, यहाँ पहुँच गया। अब इसके बाद रोड के दूसरे साइड गए, फिर शुरू किए इस तरीके से, ठीक है। बिल्कुल एक भी छूटना नहीं चाहिए, ठीक है ना, इतना का बस आपको ध्यान रखना। दूसरे साइड में लगा चुके हैं, यहाँ पे आ रहे हैं, ठीक है ना। इस तरीके से आपको बढ़ते जाना है, एक भी घर छूटना नहीं चाहिए, बस इस बात का आपको ध्यान रखना। अब इसके इधर आ जाते हैं क्योंकि आगे वाला घर बहुत आगे है, तो अंदर जो गली साइड थी इसको हम लोग अच्छे से कवर कर लेंगे। फिर दूसरे साइड में गए और जहाँ से शुरू किए थे उसी पॉइंट पे ले जाके हम लोग अंत कर लेंगे। तो यही है हमारा नंबर देने का तरीका।
यह है नजदीक नक्शा का नंबर देने का मानचित्र कौशल जो है। जैसे यहाँ पे एक और नक्शा आपको दिया गया है एग्जाम्पल के रूप में, जैसे कोई घर कोई गांव है उसका नक्शा है। थोड़ा और इसको हम छोटा कर लेते हैं, और छोटा देखिए यहाँ से शुरू किया गया। जैसे सबसे पहले उत्तर दिखा दिया, यहाँ पे देखिए उत्तर लिख दिया कि उत्तर जो है ऊपर की तरफ है, तो ये जो कोना हो जाएगा इसका उत्तर और पश्चिम का कोना हो जाएगा। ये इसका पूरब हो गया, ये इसका दक्षिण हो गया। इस कोना से शुरू किया और लाया कहाँ पे, इस कोना पे लाके इसको खत्म किया होगा। देखिए सबसे पहले यहाँ से शुरू किया, जितना भी घर थे उस घर को दिखाते गया है। और अगर मान लीजिए एक घर से दूसरे घर के बीच की दूरी ज़्यादा है और हमको वहाँ मुड़ना पड़ रहा है, तो उसको हम क्या करेंगे, तीर के चिन्ह से दिखा देंगे कि यहाँ से हमको उधर जाना है, ताकि इधर नहीं मुड़ जाए कोई आदमी, वहाँ से उधर जाना है, यहाँ से इधर जाना है, तो तीर का चिन्ह जो हम लोग दिखा सकते हैं। उसके बाद फिर हम लोग बात किए थे कि अगर पक्का घर है, चाहे पूरा बना है चाहे आधा बना है, उससे कोई मतलब नहीं, उसको वर्गाकार दिखाना है। कच्चा घर है तो उसको त्रिभुजाकार दिखाना है। आवासीय रहे तब, गैर आवासीय हो तो उसको उसी वर्ग को हम लोग क्या करेंगे, काट देंगे। गैर आवासीय कच्चा हो तो उसको काट लेंगे। जैसे मुर्गी फार्म है तो गैर आवासीय है, और कच्चा घर है तो उसको इस त्रिभुजाकार करके उसको काट लेंगे। कोई भूसा उसे रखने का जगह है, गैर आवासीय है तो उसको हम इस तरीके से काट लेंगे। ठीक है, कोई स्कूल है गैर आवासीय है तो उसको हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे एस लिख देंगे ताकि पता चले कि स्कूल है। कोई दवा का मतलब डिस्पेंसरी है तो उसको हम यहाँ पे इस तरीके से वर्गाकार बना के डी लिख देंगे। त्रिभुजाकार आकृति में रहेगा तो त्रिभुज में डी लिख देंगे या एस लिख देंगे, कच्चा रहता तो जनरली पक्का रहेगा। मंदिर है तो लोग मंदिर का जो आकृति है कुछ इस तरीके का बना लेंगे और उसके ऊपर एक झंडा जो होता है इस तरीके से बना देंगे ताकि समझ में आ जाए कि ये क्या है, मंदिर है। कुआं है तो इस तरीके से दिखा देना है कि कुआं है ये सब आकृति आपको यहाँ पे मिल जाएगी। आगे ये सब नजरी नक्शा पे आपको दिया हुआ रहेगा कि किसके लिए आपको क्या क्या दिखाना है। जैसे इसको और थोड़ा हम जूम कर लेते हैं, देखिए है ना, आवासीय है तो सिर्फ वर्ग से दिखाना था यहाँ पे, ये वर्गाकार आकृति। व्यवसायिक है मतलब गैर आवासीय है तो इसी को क्या कर दिए, सेडेड कर दिए, रंग दिए। कच्चा भवन है आवासीय है, त्रिभुजाकार आकृति। कच्चा भवन है बेघर है तो त्रिभुजाकार ही बना करके उसको रंग देंगे। पक्की सड़क के लिए डबल लाइन दिखा दिए, पगडंडी के लिए सिर्फ डॉट 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 लाइन से यहाँ दिखा रहे हैं। रेलवे लाइन है तो रेलवे लाइन को तो इस तरीके से दिखाते ही हैं। नदी है तो कुछ तरीके से दिखा दिए, नहर है तो इस तरीके से दिखाना है, तालाब है यहाँ देखिए इस तरीके से दिखा देना है उसको। उसके बाद कुआं है, तालाब है, ये कुआं हो गया, ये नलकूप हो गया, ये हैंडपंप हो गया, ये मंदिर हो गया, मस्जिद हो गया, चर्च हो गया, गुरुद्वारा हो गया। उसके बाद स्कूल है तो एस लिख दिए है, औषधालय है, डिस्पेंसरी है, डी लिख दिए, हॉस्पिटल है एच लिख देंगे वर्गाकार आकृति में, पंचायत भवन है तो पी लिख देंगे। ठीक है ना, तो ये सब अपने हिसाब से इसको नक्शे पे दिखा देना है, कुछ भी छूटना नहीं है, सबको दिखा देना है। तो ये हमारा नजरी नक्शा का बनाने का तरीका। और उसको अब इसमें छोटा पेज है, आपको जो प्रपत्र मिलेगा वो थोड़ा सा इससे साइज बड़ा होगा ताकि आपको दिक्कत नहीं हो। 150 से लेके 160 तक घर तक आपको दिखाना है तो उसको बखूबी आप लोग दिखा लेंगे। जो भी आपको नक्शा मिलेगा दो आपको मतलब बनाना पड़ेगा, दो प्रति में आपको उसको तैयार करना पड़ेगा और एक्स्ट्रा आपको तैयार नहीं करना है। तो इसके लिए पहले आप रफ कर लेंगे, उस पर कुछ भी काट कुट नहीं करना है और उसको फोल्ड भी नहीं करना है। ये सब आपको दिशा निर्देश आपको मिल जाएगा प्रपत्र मिलने के समय। तो नजरी नक्शा पे कुछ ये जो संबंधित आप लोग जानकारी आपको मिल चुकी है। सूची जो है ये भी हम लोग देख ही चुके हैं, संक्षिप्त मकान सूची। इसके बाद यह है चार्ज रजिस्टर, तो ये प्रखंड में रहेगा, मतलब प्रखंड विकास पदाधिकारी के पास उनके कार्यालय में। इसके बाद ये सब उनके कार्य का है। ये सब कुछ प्रपत्र है जो हमको मतलब वहाँ से प्रदान मतलब किया जाएगा प्रगणक को, पर्यवेक्षक को। नियुक्ति पत्र है, आई कार्ड है, ये सब मिलेगा। जैसे नमूना परिचय पत्र का नमूना दिया गया है, ट्रेनर का है, पर्यवेक्षक का, प्रगणक, ये सब आपको चार्ज अधिकारी के माध्यम से ही मिल जाएगा।
तो इस तरीके से हम लोग देख लिए कि हमको टेबल सबसे मेन जो था, जो संक्षिप्त मकान सूची है, उसमें हमको टेबल को कैसे फिल करना है ये देख लिए हम लोग। उसका लोकेशन कोड ये सब तो ब्लॉक से मिल जाएगा, प्रखंड से मिल जाएगा, तो उसको उस तरीके से फिलअप करना है। और एक और बात का ध्यान रखना है, जो इसमें एक मुख्य बात थी, जो भी हम लोग नंबर यूज करेंगे, जो फॉन्ट इस्तेमाल करेंगे, वो इस तरीके का ही होना चाहिए। कभी भी 4 को इस तरीके से नहीं लिखना है, ठीक है। जिस तरीके से यहाँ लिखा हुआ है वही इसमें भी इस्तेमाल किया जाएगा। 6 को बिल्कुल घुमा के ऐसे नहीं लिखना है, सिंपल 6 इस तरीके से। 7 को ऐसे नहीं लिखना है, 7 को सिर्फ ऐसे लिखना है, ठीक है ना। तो ये सब थोड़ा सा प्रैक्टिस के लिए आपको मिल जाएगा, किसी पे आप लोग प्रैक्टिस कर लीजिएगा किस तरीके से आपको लिखना है, मतलब किस तरीके से आपको फॉर्म्स को फिलअप करना है। तो इसमें हम लोग सब कुछ देख लिए हैं कि किस तरीके से हमको कार्य करना है, क्या क्या कार्य करना है। जो मुख्य कार्य है प्रगणक का, कि आपको अपने गन्ना क्षेत्र में घूम करके जितने भी घर हैं, जितने भी मकान हैं, उन सब की सूची आपको तैयार कर लेनी है। आप अपने पास एक कॉपी लेके रखेंगे, उसी कॉपी पे सब कुछ लिख लेंगे। और जो प्रपत्र है उसको फोल्ड नहीं करना है, जब मोड़ना नहीं है, और उसको सावधानीपूर्वक रखना है। और सारे कार्य पूर्ण होने के उपरांत पर्यवेक्षक को सौंप देना है, ताकि वो ले जाके चार्ज अधिकारी को प्रस्तुत कर सकें। तो उम्मीद करता हूँ कि इसमें आप लोग अच्छे से सब कुछ समझ में आ गया होगा। फिर भी अगर कोई दिक्कत होती है तो आप लोग कमेंट करके पूछ सकते हैं, इस बारे में जानकारी ले सकते हैं। मैं पूरी कोशिश करूँगा आपको अपने स्तर से जानकारी देने की। धन्यवाद।